20वीं सेंचुरी में जापान कॉलोनाइजेशन की राह अपनाते हुए लगातार एक्सपेंड कर रहा था और अपने इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए उसे भारी मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरत थी, जिसकी वजह से 1931 में जापान ने मंचूरिया को इन्वेड किया और उसको अपने कब्जे में ले लिया। जिसकी वजह से 1937 में चाइना और जापान के बीच सेकंड सिनो जापानीज वॉर छिड़ गई। इस वॉर में जीत हासिल करने के लिए जापान को और भी रिसोर्सेज की ज़रूरत थी और वियतनाम को इन्वेड कर लेता है 1940 में। अब ये जो इंडो चाइना का जो एरिया है वहाँ पर यूएस का इन्फ्लुएंस था। सदर्न पैसिफिक में जापान के इस बढ़ते आतंक को देख यूएस हरकत में आ गया, क्योंकि वियतनाम के एकदम नज़दीक जो ये फिलीपाइंस है वो यूएस के कंट्रोल में था और उसके ठीक नीचे ब्रिटिश मलाया और डच ईस्ट था जो कि यूएस का अलाइज था। जिसकी वजह से 26 जुलाई 1941 में यूएस ने जापान पर एम्बार्गो लगा दिया। अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने अनाउंस किया अमेरिका में कि वो जापान के सारे एसेट्स यूएस में फ्रीज कर रहे हैं, जिसके तहत यूएस ने जापान में इंपोर्ट होने वाले बहुत सारे रॉ मटेरियल्स और जिसकी जापान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस ऑयल का इंपोर्ट जापान में बैन कर दिया। अब यूएस से तो एक्सपोर्ट बंद हो गया था, जिसकी वजह से ऑयल और नेचुरल रिसोर्सेज की तलाश में जापान ने डच ईस्ट इंडिया और ब्रिटिश मलाया पर अपने नजरी गाड़ी, जो कि काफ़ी खतरनाक था क्योंकि यहाँ अटैक करने का मतलब है यूएस को डायरेक्ट चैलेंज देना। जापान को ये बात अच्छे से पता थी कि अगर उसने इस जगह पर अटैक किया तो यूएस अपनी इंटरफेयर ज़रूर करेगा, जिस वजह से यूएस उसके रास्ते की रुकावट ना बने, इसलिए जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक करने का प्लान बनाया एडमिरल इसुरुकु यामामोटो के कहने पर। 7 दिसंबर 1941 में जापान ने सुबह के तकरीबन 8 बजे पर्ल हार्बर पर अटैक किया और यूएस पैसिफिक फ्लीट पर्ल हार्बर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया और उसके अगले ही दिन अमेरिका ने वॉर डिक्लेयर कर दी जापान के अगेंस्ट और इसी के साथ अमेरिका की ऑफिशियल एंट्री होती है वर्ल्ड वॉर 2 में। इसके बाद यूएस ने पर्ल हार्बर अटैक का बदला लेते हुए जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बम से हमला किया। इस अटैक ने जापान को घुटनों पे ला दिया और फाइनली जापान ने 1945 में 2 सितंबर में ऑफिशियली सरेंडर कर दिया वर्ल्ड वॉर 2 से।